नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। इलाहाबाद में कौमी एकता और रवादारी की एक अनोखी मिसाल सामने आई। मुस्तकीम अहमद ने अपने हिंदू पड़ोसी की बेटी की शादी का किया पूरा इंतजाम। माइनॉरिटी कमीशन बराए तेलंगाना और आंध्र के एक वफ्द ने हैदराबाद में सदर जमहूरिया से की मुलाकात। उम्र कैद की सजा मुकम्मल करने वाले कांस्टेबल की रिहाई की गई सिफारिश। हाजियों के लिए हज का सफर होगा अब बिल्कुल आसान। अरकान हज की जानकारी के लिए शारिक अलवी ने तैयार की है सीडी। हैदराबाद कर्नाटक होराटा समिति का सिद्धरामैया हुकूमत पर इल्जाम। कहा, आर्टिकल 371 जे की अमलावरी में हुकूमत नाकाम। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर DICC के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर DICCI के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद दलितों को सनत व तिजारत से जोड़ना है। इस मौके पर खिताब करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया गरीबों के लिए है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के जरिए एक नया हिंदुस्तान वजूद में आ रहा है। Digital India is something which we owe to the posterity of India. हमारे प्रधानमंत्री का एक शब्द है, IT plus IT is equal to IT. India's talent plus information technology is equal to India tomorrow. और हम वो भारत बना, और वो भारत अपने आप बन रहा है। आपको मालूम है इस देश में अभी 98 करोड़ मोबाइल फोन है, 98 करोड़, और अगर आप लैंडलाइन जोड़ दीजिए तो 102 करोड़ है। 40 करोड़ इंटरनेट है, और आप जान लीजिए कि 200 से 300 करोड़ होने में 3 साल लगे, और 300 से 400 करोड़ होने में 1 साल लगे हम लोग की सरकार ने। और मैंने 500 करोड़ का दायरा दिया था 2 साल बाद। लगता है अगले साल इस देश में इंटरनेट 500 करोड़ हो जाएगा। 2020 तक इसको 1000 करोड़ होना चाहिए, हमारी कोशिश होगी। मुल्क में जारी अदम रवादारी की बहसों के दरमियान इलाहाबाद में कौमी एकता और रवादारी की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। यहाँ के मुस्तकीम अहमद नाम के एक शख्स ने अपने गरीब हिंदू पड़ोसी की बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाया। मुस्तकीम अहमद ने अपने पड़ोस में रहने वाली परमिला देवी की बेटी की शादी का न सिर्फ पूरा इंतजाम कराया, बल्कि अपनी तरफ से कन्यादान भी किया। परमिला देवी बरसों पहले बेवा हो गई थी और इनकी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं थे। परमिला देवी ने जब मुस्तकीम अहमद से अपनी बेटी की शादी में आ रही माली मुश्किलात का जिक्र किया तो इन्होंने पूरी शादी के अखराजात की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मोहम्मद मुस्तकीम ने लड़की की शादी पूरे हिंदू रिवायती रीतो रिवाज के साथ अदा करवाई। हमने उसका जो एक भाई सहयोग करता है, वो सारे सहयोग हमने किए। हमने उसका कन्यादान किया जिस तरह एक हिंदू रस्म में होता है। बाकायदा मंदिर में शादी कराई और उसको अपने हाथों से विदा किया और पूरा हक अदा किया हमने। भाई हिंदू मुस्लिम तो अब लोग जानते हो, लेकिन मैं तो नहीं मानता, इसलिए कि और ना इस चीज़ को मैं लेके चलता हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तमाम इंसान इंसान है और सबको एक दूसरे को साथ देना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। पूरा रीति रिवाज करे शादी के। भाई का काम राजू किया है। शादी में खड़ा है, खड़ा होके शादी कराए है बिटिया के। पूरा जो शादी में हम लोग के होते पूरा सब करे है। कन्यादान राजू करे। हिंदू है तो काब है, हिंदू है लेकिन इंसान है, पूरा फर्ज निभावत है। शुरू से तो बेटे तो है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अरकान का चुनाव होने के बाद जिला पंचायत के सदारती ओहदे के इंतखाब का अमल शुरू हो गया है। चुनाव में यादव खानदान के अलावा पार्टी के कई वजीर और
एमएलए के रिश्तेदार जीत कर आए हैं। सबकी कोशिश है कि सदारती ओहदे पर अपने उम्मीदवार को जितवा कर लाए। पार्टी ने अभी तक जिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, इस पर पार्टी में ही घमासान मच गया है। मुसलमानों को इस बात का शिकवा है कि इन्हें आबादी के हिसाब से मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि पार्टी लीडर नाराज कारकुनों को फाइनल लिस्ट आने तक इंतजार करने का मशवरा दे रहे हैं। ज़ाहिर है मुसलमानों की आबादी, यहाँ के जो मुसलमानों की आबादी का तनासुब है, इसका कि मंशूर में अपने जिक्र किया था समाजवादी पार्टी ने कि आबादी के तनासुब में ही हर जगह उसको नुमाइंदगी मिलेगी। उसी तनासुब से हमारा ताल्लुक़ उसका हिस्सा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी होगी और उनके हक़ को दबाने की कोशिश होगी। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है उसमें मुझे कोई नाइंसाफ़ी की उम्मीद नहीं है। और ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी हुकूमत में जब आती तो मुस्लिम वोट का कंट्रीब्यूशन टोटल वोट में 50% के आसपास होता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जब पावर में होती है तो ये माना जाता है कि यादव और मुस्लिम लोगों को थोड़ी तवज्जो मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि यादव ज़्यादा होंगे, इसमें कोई शक नहीं। समाजवादी पार्टी में यादव ज़्यादा हैं, लेकिन मुझको लगता है कि अक़लियत के जितने ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाना चाहिए था, समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं दे पाई है। एक मुसलमान के लिए हज से बड़ी सादत और क्या हो सकती है, लेकिन कई मरतबा हज की सादत मिलने के बावजूद जानकारी न होने की सूरत में कई अरकान से हाजी महरूम हो जाते हैं। लेकिन शारक अलवी ने अपनी मेहनत से एक सीडी तैयार की है। उम्मीद है कि इस सीडी के जरिए ज़ायरीन को हज से मुताल्लिक़ अहम जानकारी मिल सकेगी। वैसे तो हज पर जाने वाले ज़ायरीन की सहूलियात के लिए तकरीरों की कई सीडियां और किताबें हज कमेटी की जानिब से मिलती हैं, लेकिन जिस तरह से आसानी के साथ समझी जाने वाली सीडी सारिक अलवी ने तैयार की है वो काबिले तारीफ है। सफर हज के दौरान में कहां और कौन सी इबादत करनी है, इसका पूरा खाका सीडी में वीडियो, तस्वीरों और खुद बयां करते हुए सारिक अलवी ने इस सीडी को तैयार किया है। इस सीडी की कीमत के बारे में उनका कहना है कि फकीरों को खाना खिला दिया जाए, यही इस सीडी की कीमत है। उनका ये कहना है कि दुनिया भर में इस सीडी को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल साइट की मदद ली जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सीडी पहुंच सके। हज से ताल्लुक रखती हुई डीवीडी है और इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। इसमें तकरीबन 3.25 घंटे का बयान है। पहली डीवीडी में मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की अज़मतों का तफसीली बयान है, तारीख़ के हवाले से। मैंने कोशिश यूँ की है कि जब हमारे आका नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए हैं, तो जैसे मदीना शरीफ में उनका सफ़र शुरू हुआ था, सबसे पहले मस्जिद क़ुबा की तामीर की, मस्जिद क़ुबा के बाद मस्जिद नबी गए। इस हिसाब से तारीख़ के हिसाब से हम आगे बढ़े हैं और तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट की पहली डीवीडी में मदीना शरीफ का पूरा तफसीली बयान किया। डीवीडी से बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब तक के जो तरीक़ा रहा है किताबें बांटने का, तो उसको अब ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पहल हुई है इन्होंने जो किया, और इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो शारिक ने जो आज जो हज में लोग जाते हैं और क्या क्या चीज़ों को वहाँ देखना है और क्या उसमें मज़हब के एंगल से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में बड़े मॉडर्न तरीके से उसमें गूगल के द्वारा जो उन्होंने मैप भी दिखा रहे हैं, जो नक्शे भी बना रखे हैं, और जो भी एनिमेटेड ड्राइंग्स होते हैं, जो टूल्स हैं, जो कंप्यूटर के टूल्स हैं, उससे थ्रू किस रास्ते से आप जाएंगे, किस गेट से एंटर करेंगे। ये एक नए तर्ज की जदीद तरीके से तमाम मामलात को जिस तरह से पेश किया गया है वो अपनी मिसाल वाहिद है, और इसमें इसके लिए मैं तो समझता हूँ उसको कामयाबी मिल ही चुकी है। मज़ीद कामयाबी जो अल्लाह दे दे उसको कोई इंतहा नहीं है। इस सीडी को देखने के बाद अब इसे हज कमेटी के सामने रखने की तजवीज़ है। जैसा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि इस सीडी के लिए हज कमेटी से कहा जाएगा। वहीं सीडी को देखने वालों ने भी कहा है कि मौजूदा वक्त में ये सीडी बहुत ही अहम जानकारियां फराहम करती है। संदीप सविता, ETV न्यूज़, कानपुर। हैदराबाद कर्नाटक होराटा समिति ने आर्टिकल 371 जे की मौसर अमलावरी में नाकाम हो जाने का सिद्धारमैया हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है। हैदराबाद कर्नाटक के अवामी नुमाइंदों और सरकारी हुक्काम की नाअहली और लापरवाही की वजह से इस आर्टिकल पर 10% भी अमलावरी नहीं हो पाई है।
इन्होंने मजीद बताया कि इस नाइंसाफी को लेकर समिति 1 जनवरी को रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। कर्नाटक के लिए आर्टिकल 371J 11/2013 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर वो बिल को राष्ट्रपति वो बिल पे 1/1/2013 को साइन किया गया था। उसके अनुसार कर्नाटक गवर्नमेंट 1/1/2013 से आज तक 3 साल हो गया। वो कानून को जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना था उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने में कर्नाटक गवर्नमेंट कंप्लीट फेल्यूर है। जो इम्प्लीमेंटेशन करना था, जो रिजर्वेशन देना था, जो डेवलपमेंट करना था, वो उसके 10% भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करने में फेल हो गई है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग एक जगह से दूसरी जगह रोजगार हासिल करने आते जाते रहते हैं, लेकिन नकल मकानी की एक हैरत अंगेज शक्ल यह है कि कश्मीर जैसी रियासत के लोग रोजमर्रा की दहशतगर्दी का शिकार होकर अपने महफूज मुस्तकबिल की तलाश में दीगर रियासतों और शहरों का रुख करते हैं। इन्हीं शहरों में से एक अहमदाबाद शहर भी है, जहां लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में जाते हैं, लेकिन वहां भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मिल का कंपाउंड, माधुभाई मिल कंपाउंड, जहाँ पर बरसा बरस से कश्मीर के अंदर जब कड़ी ठंड होती है तो वहाँ के जो गरीब गुरबा टाइप के जो लोग हैं, ठंडी से बचने के लिए पूरे कश्मीर में से मैंने जो इंक्वायरी की तो अलग अलग स्टेट में जाते हैं वो लोग। कोई मध्य प्रदेश भी जाते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, कोई गुजरात तरफ भी आते हैं, यूपी में भी कुछ लोग जाते हैं। तो यहाँ पर जो आते हैं लोग, वो यहाँ काफ़ी बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर टेंट बना के रहते हैं। कर्नाटक के साहिली शहर मंगलोर के करीब ईसाई नन पर पुलिस मजालिम का मुबैना वाक़या पेश आया। जनूबी कन्नड़ा जिले के बेड़तंगडी नामी शहर में मकामी सब इंस्पेक्टर संदेश पर नन समेत 2 खवातीन के साथ मारपीट और बदकलामी का इल्जाम लगाया गया है। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब सब इंस्पेक्टर वॉल्टर नामी मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए मुलजिम के घर गया था। कहा जा रहा है कि वीजा की धोखाधड़ी के मामले में वॉल्टर को गिरफ्तार करने के बाद घर में मौजूद खवातीन ने गिरफ्तारी वारंट के सिलसिले में सवालात पूछे। इस सब पर सब इंस्पेक्टर नन और जेनिफर साल्डाना नामी खातून के साथ मारपीट की। इसके बाद जख्मियों को मंगलुरु के अस्पताल में भर्ती किया गया। ईसाई तंजीमों ने वाक़ये की मजम्मत करते हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಎಂತ ಸಿಸ್ಟರ್, ಸುಳ್ಳೆ, ನೀನು ಸಿಸ್ಟರ, ನೀನು ಫಾದರ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಅವರ ಹತ್ರ ಫಾದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀನು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನೀನು ಸಿಸ್ಟರ, ನೀನು ನಾಯಿ, ನೀನು ಡಾಗಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು SP ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ SP ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರ ಮೇಲೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी को दावत नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटी के तलबा की मुखालफत के बाद वज़ीर आज़म को मदऊ न करने का फैसला किया गया। वाज़ेह है कि 19 जनवरी को कन्वोकेशन होना है। इस खबर की तस्दीक जामिया मिल्लिया के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने की। इसी दौरान वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी मुकर्रर तारीख पर मसरूफ़ हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। मंत्री जी अपने टाइम कॉन्स्ट्रेंट की वजह से, समय की कमी की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा ये कॉन्वोकेशन जो है बहुत ही सक्सेसफुली हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। मौजूदा बीजेपी शिवसेना इत्तेहादी हुकूमत अक़लियतों के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। हुकूमत अक़लियतों की फलाह के लिए चलाई जाने वाली स्कीमें भी बंद करती जा रही है। इन ख्यालात का इजहार किया विदर्भ के दौरे पर आए महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन मनाफ हकीम ने। यहाँ उर्दू अदब की एक महफिल सजी थी और बड़ी खुशी हुई इस बात को देखते हुए कि यहाँ पर जो हिंदी ज़बान के जानने वाले उर्दू ज़बान के बारे में इतनी मोहब्बत करते हुए नजर
उर्दू मोहब्बत की ज़बान है और इसे सीखने समझने की चाहत बेशुमार लोगों को होती है, लेकिन हिमांशु इसी उर्दू ज़बान को समझते रहे और उर्दू गज़ल की दुनिया में एक ख़ास पहचान बना ली। 8 साल की उम्र से गज़ल की महफिलों में हिस्सा लेने वाले हिमांशु अब मुल्क की कई रियासतों में अपना ख़ास मकाम बनाते जा रहे हैं। देखिए, उर्दू ज़बान से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मुझे लगता है कि उर्दू शीरी ज़बान है, अदब की ज़बान है और मोहब्बत की ज़बान है। मोहब्बत अगर किसी से आप करना चाहते हैं, किसी को वाकई आप मोहब्बत से देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उर्दू ज़बान का आप ज़रूर इल्म हासिल करें, उर्दू ज़बान को अपने अंदर लाएं, तब आपके अंदर अदब, एक दूसरे का एहतराम आप कर पाएंगे। किसी भी चीज़ का, किसी भी फ़न का, उसके लिए उर्दू का मेरे को लगता है कि हमें सीखना चाहिए और इल्म हासिल। और हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है, हमारे देश की ज़बान है और इंडिया के कई सारे मंचों पे मैंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं और देता रहता हूँ और जहाँ जहाँ मौका मिलता है अपने खिदमात को मैं अंजाम देता रहता हूँ, चाहे वो फिर गज़लें हों, ठुमरी हो और उपशास्त्रीय गायन भी मैं थोड़ा थोड़ा। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड रियासत की हुकूमत अक़लियती लड़कियों को तालीम याफ्ता करने के लिए कई बड़े इक़दाम कर रही है। साथ ही होनहार अक़लियती लड़कियों को बेहतरीन मौका भी मुहैया करा रही है। उत्तराखंड की लड़कियां तालीम के लिहाज से अव्वल हैं, इस बात की तस्दीक पिछले दिनों हुकूमत हिंद से जारी आदाद-ओ-शुमार में की गई है। आदाद-ओ-शुमार की हकीकत को और भी पुख्ता करती है सूबे में अक़लियती लड़कियों का तालीम के लिए आगे आना। जी हां, उत्तराखंड में गुजरे कुछ वक्त में मुस्लिम कौम की तरक्की के लिए लगातार एक के बाद एक कदम मौजूदा हुकूमत ने उठाए हैं। फिर बात खाह वजीफों की करें या आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप की, हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है कि पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में रहने वाला हर मुस्लिम खानदान आज अपनी बेटी को न सिर्फ स्कूलों में तालीम दिला रहा है, बल्कि इन होनहार लड़कियों की आंखों में बड़े बड़े सपनों को पूरा करने का हौसला भी भर रहे हैं। मदरसों में साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर की तालीम ले रही ये मुस्लिम लड़कियां अब किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। सरकार ने हमारे लिए बहुत फ़ायदा किया है, खासकर मुस्लिम चिल्ड्रन के लिए जो होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा किया है। स्कॉलरशिप की स्कीम निकाली है जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा कर रही है। और यहाँ का एनवायरनमेंट जो है बहुत अच्छा है, इस कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ के टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, यहाँ पे बहुत एकता है बच्चों में, टीचर्स में। हम टीचर्स से बिना कुछ प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जो होती है हमारे पास। और जो भी है बहुत सारी स्कीम्स निकाली, स्कॉलरशिप हम ले सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे अपना फ्यूचर बना सकते हैं अच्छा, मुस्लिम स्पेशली मुस्लिम चिल्ड्रन हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है, वो आगे जाके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, लड़कियों को पढ़ना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, मुझे साइंस और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं जनता की मदद कर सकूँ, उन्हें अच्छा इलाज दे सकूँ और गरीबों को भी अच्छा इलाज दे सकूँ। और मेरे माँ बाप मुझे प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए, वो कहते हैं बेटा पढ़ो, तुम अच्छा नाम रोशन करो। और मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अपने मुस्लिम समाज का नाम रोशन करना चाहती हूँ और अपने स्कूल का नाम भी रोशन करना चाहती हूँ। आज अगर इन लड़कियों ने अपनी आंखों में बड़े ख्वाबों को सजाया है तो उसकी वजह है हुकूमत की सही सोच और ईमानदार नीयत। वज़ीर आला हरीश रावत ने खुद अक़लियती महकमे की कमान संभाल रखी है। इसके अलावा अक़लियती महकमे के आला अफसर भी स्कीमों को हकीकत में तब्दील करने में संजीदा हैं। मरकजी हुकूमत के जरिए लड़कियों की तालीम से जुड़ी जो भी स्कीमें सूबे में चलाई जा रही हैं, उन स्कीमों का फायदा मुस्लिम लड़कियों को बखूबी हो रहा है। पिछले कुछ वक्त में हुकूमत ने कई बड़े फैसले ऐसे लिए हैं जो सीधा अक़लियतों के बच्चों की तालीम से जुड़े हैं। इन्हीं फैसलों की एक बानगी थी जो हुकूमत ने बीते दिनों सूबे के कई मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप तक़सीम की।
अफसरान की माने तो हुकूमत की ये कोशिशें मुस्लिम लड़कियों को तालीम के जरिए कामयाबी दिलाने में बेहद अहम होंगी। मुख्य लड़कियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एजुकेशन सबसे अच्छा माध्यम है और एजुकेशन के माध्यम से मैं इनको जो है मुख्य धारा से जोड़ना चाहती हूँ। इसमें जो है जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोग्राम्स हैं या राज्य सरकार के प्रोग्राम हैं उनको हम जो है डबटेल करेंगे, कन्वर्ज करेंगे और जितना इसमें उनको लड़कियों को इसमें बेनिफिट मिल सके उससे हम जोड़ेंगे। इस सिमिलरली आफ्टर ये जो अपना पढ़ाई जब पूरी कर लेती है उसमें हम हुनर योजना के थ्रू इनको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग भी लड़कियों को देंगे ताकि वो एक समाज में एक अर्निंग मेंबर के रूप में अपने पैरों पे खड़ी हो सके। एक उन पे अपना एक कॉन्फिडेंस आए कि हम भी जो है एक सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव मेंबर की तरह जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में रहने वाली अक़लियतों में तालीम को लेकर बेदारी तेजी से बढ़ी है। जानकारों का भी कहना है कि तालीम को लेकर बदलाव आया है, उसके पीछे हुकूमत का सही नजरिया है। जिस रफ्तार से सूबे में खवातीन कॉलेजेस, ITI की हुकूमत तामीर कर रही है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लड़कियां आला तालीम हासिल कर बड़े पैमाने पर सूबे और कौम की खिदमत करने को तैयार होंगी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।